रहीम वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराह व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जिम्मेदारान जमात इस्लामी और पूरे पाकिस्तान से आज इस जूम लिंक पे और मुख्तलिफ लिंक्स के ज़रिए से मौजूद अरकान जमात इस्लामी पाकिस्तान, सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये हमने एक तजुर्बा किया है कि वो इज्तिमा कि जो कुल पाकिस्तान इज्तिमा की सूरत में इज्तिमात आम के मौके पर बिलूम होता है, और उससे पहले हुआ करता था जब अरकान की तादाद कम होती थी। तो इस टेक्नोलॉजी से जो इस वक्त अवेलेबल है, इसका फ़ायदा उठाते हुए हम वो इज्तिमा अरकान तो नहीं कर रहे, लेकिन अरकान से बराह रास्त गुफ्तगू करने का मौका इसके ज़रिए से हासिल हो रहा है, और ये हमारा पहला तजुर्बा है। हम इंशाअल्लाह ताला इसमें मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें इख्तियार करेंगे कि जिसके नतीजे में वसाइल, फासले और जो और मुश्किलात होती हैं उनको मिनिमाइज़ करके हम अपने कारकुनान, अरकान और अपने साथियों से कम्युनिकेशन के मौक़े बेहतर से बेहतर बना सकें। इसलिए जो लोग भी आज इसको ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। चंद चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इब्तिदाई बात यह है कि जमात इस्लामी इक़ामत दीन की तहरीक है, और इस तहरीक को ज़ाहिर है कि जब मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कायम किया था तो उस वक्त के हालात भी पेश नज़र रहने चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि अरकान जमात इस्लामी बार बार अपने उस लिटरेचर को पढ़ें कि जब जमात इस्लामी कायम हुई थी। मौलाना मौदूदी के खतूत मौजूद हैं, रुदादें मौजूद हैं, जमात इस्लामी के 29 साल मौजूद हैं, तहरीक इस्लामी का आइंदा लायामल मौजूद है, दारुल इस्लाम के नाम से किताब मौजूद है, जिसमें वो सारे हालात सिमट कर सामने आ जाते हैं कि जिसमें जमात इस्लामी कायम की गई थी। जमात इस्लामी कोई अमूमी दीनी या मजहबी जमात नहीं है, और आम तौर से जो मजहबी जमातें काम करती हैं वो ज़्यादातर मसलकों की बुनियाद पर कायम हुई हैं, और जो राजुल वक्त तरीका चला आ रहा है, एक स्ट्रीम जदीद तालीमी इदारों की, एक स्ट्रीम मदारिस की, और उन्हीं पर मुश्तमिल जमातें जो है वो कायम होती चली गई हैं इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जमात इस्लामी ज़ाहिर है पहले दिन से तमाम मुसलमानों की जमात है, बल्कि इंसानियत को पेश नज़र रखकर बनाई गई जमात है, जिसके पेश नज़र दुनिया में फलाह इंसानों की फलाह है। ऐसा निज़ाम जो अल्लाह की मर्जी का निज़ाम हो उसको हम अद्दीन कहते हैं। इसीलिए हमने इक़ामत दीन की तहरीक बनाई, और हमारे नस्बुलैन में भी बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात मौजूद है कि अमलन इक़ामत दीन और हकीकतन अल्लाह ताला की रज़ा, ये हमारे पेश नज़र है। और ये सामने से हट जाए आप लोग, हकीकतन जो है अल्लाह ताला की रज़ा और फलाह उखरवी हमारे पेश नज़र है। असल में बात यह है कि जमात इस्लामी को किसी सियासी जमात के साथ उसका कंपैरिजन करना, या जमात इस्लामी का कंपैरिजन किसी मजहबी गिरोह से, मसलकी दुकान चलाने वाले लोगों से करना, यह अरकान जमात को बहुत जहन में वाज़ेह होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम जब कंपटीशन में होते हैं तो चूंकि हमें सियासी मैदान में कंपटीशन करना होता है, तो हमें हर वो चीज़ जो कोई एक सियासी पार्टी कर रही होती है तो हमारे लोगों से तकाजा आता है कि हमें ये भी करना चाहिए, हमें वो भी करना चाहिए, हमें इस तरफ भी चल पड़ना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों को खुद से, अपने मकासद, अपनी तहरीक और हालात के पेश नज़र खुद से देखना होता है। अगर हमने सारे वो काम शुरू कर दिए जो सारी सियासी जमातें करती हैं और सारे मजहबी गिरोह करते हैं, तो फिर जमात इस्लामी क्या करेगी? इसलिए जो भी हमारा लाएअमल और तरीक़ाकार तय होता है वो हमारे आदाफ के मुताबिक होगा।
एक मुकम्मल और मजमूई आदाब हैं जो इकामत दीन के हवाले से हैं और उसके नतीजे में फर्दन फर्दन रज़ा इलाही का हुसूल, और दूसरे जो हमारे आदाब हैं वो आदाब वो होंगे कि जो हम अपनी तंजीम के तहत जो है वो चीज़ों को तय करते हैं हालात के मुताबिक। उनमें भी दो तरह की चीज़ें हैं। एक मजमूई लाहेअमल है जो तहरीक इस्लामी का आंदा लाहेअमल में 1957 में मौलाना मौदूदी ने जिसका ऐलान कर दिया, हम उसी के ऊपर अभी तक चल रहे हैं, जुज़वी तब्दीलियों के साथ जो तमद्दुन के एतबार से या दौर के एतबार से या सियासी जो सूरत हाल होती है उसमें जो तब्दीली वाक़ होती है उसके एतबार से जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, और उसके लिए मजलिस शूरा है। मजलिस शूरा का इदारा उसके ऊपर गुफ्तगू करता है और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली को तय करता है। और एक चीज़ जो होती है वो बहुत डे टू डे अफेयर्स की बुनियाद पे भी होती है या शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बुनियाद पर भी होती है। तो इन सब चीज़ों के इम्तिजाज से जमात इस्लामी का पूरा निज़ाम, उसकी हिकमत अमली वज़ा होती है और आगे चलती है। अरकान जमात को इस बात का एतमाद होना चाहिए कि वो जिस जमात में दाखिल हुए हैं इसमें हमारी शख्सी कोई इसके अंदर आदाफ नहीं होने चाहिए, ज़ाती आदाफ नहीं होने चाहिए, बल्कि ये आदाफ हमारे इज्तिमाई होने चाहिए और अल्लाह की रजा के लिए होने चाहिए। अगर कोई अपने शख्सी आदाब के तहत अपनी ज़ात की जो है वो रूनुमाई के लिए, खुदनुमाई के लिए या अपने फ़ायदे के लिए, अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए जमात इस्लामी को इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब उसने जमात इस्लामी की बुनियाद को ही नहीं समझा है। लिहाजा ये अरकान जमात का काम होता है कि बार बार अपने उस नस्बुलैन को जो दस्तूर जमात में मौजूद है, जिसका हमने हलफ उठाया, जब हम हलफ उठाते हैं तो ये बात कहते हैं कि हम उस नस्बुलैन को इख्तियार करते हैं कि जो जमात इस्लामी की दस्तूर की दफ़ा 3 में मौजूद, और उन तमाम चीज़ों की पाबंदी करने का समझ लें कि अकीदा दस्तूर की दफ़ा 3 में और जो नस्बुलैन दस्तूर की दफ़ा 4 में, और फिर शराइत रुकनियत है, दाखिले का तरीक़ेकार है, और शराइत रुकनियत के बाद फिर जब रुकन बन जाएंगे तो फ़राइज़ रुकनियत है। ये बार बार पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यानी फ़राइज़ रुकनियत में जहां कबाइर से इज्तिनाब रहेगा, अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की जस्तजू रहेगी, अपने तक़वे का मुसलसल जायज़ा लेता रहना पड़ेगा कि हम अल्लाह ताला से कितना खौफ खाते हैं, अपने मामलात की तरफ भी देखना होगा, और ये भी पेश नज़र रहना चाहिए इन शराइत और फ़राइज़ में कि हमारे माली मामलात क्या हैं। या यहां तक दस्तूर में बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि अगर माजी में किसी गलत तरीक़ेकार से कोई जायदाद, कोई माल आपके पास आ गया है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि हकदार भी अगर मालूम है और माल का भी तयन है तो आप उसको वापस कर देंगे, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हकदार ना पता हो और माल ना पता हो तो फिर उसका भी तरीका है कि तौबा और इस्तग़फ़ार करें, और ज़ाहिर तौबा और इस्तग़फ़ार में इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी शामिल है। तो अरकान जमात इस्लामी से लोग ये नहीं है कि बस चलती हुई चीज में जमात इस्लामी के रुकन बन गए, बल्कि आपको अपने तमाम तौर तरीकों को देखना होगा कि जायज आमदनी हो रही है कि नहीं हो रही, हराम की इसमें आमेज़श तो नहीं है। वैसे तो ये तस्वुर भी ये समझ लेना चाहिए अरकान जमात को कि एक बातिल निज़ाम में, अगरचे कि हमारे मुल्क में दस्तूर और आइन इस्लाम के मुताबिक है, लेकिन निज़ाम चूंकि इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, क्योंकि सूद की इसमें आमेज़श है, क्योंकि झूठ और रिश्वत और हराम इसके अंदर जो है वो खलतमल्त हो गया है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि सारी एहतियातों के बावजूद 100% हलाल हम कमा सकें। लिहाजा जो लोग हलाल कमाई कमाते हैं उनको भी ये सोचने की जरूरत है कि ये हलाल भी उस वक्त तक हलाल है जब तक हम इस हराम निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद न करें, वरना उसमें भी आमेज़श हो जाएगी आपकी हराम की। लिहाजा एहतियातें, जहां जुबान की एहतियात है, जहां निगाह की एहतियात है, जहां पर अपने अमाल का जायजा लेते रहना है, वहां अपने मामलात का जायजा लेना, लेन देन में हम कैसे हैं, वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते, अपने घर में हमारे रवैये कैसे हैं, अपने बच्चों के साथ मामलात कैसे हैं, पूरी दुनिया के लिए दर्स हो और अपने बच्चों के लिए 5 स्टार जिंदगी के इम्कानात रोशन कर रहे हो, अपने बच्चों की तरजीहात और आम पाकिस्तानियों के लिए जो हम चीज चाहते हैं उसमें कहीं फर्क तो नहीं है, ये दो रंगी तो नहीं है मौजूद। तो फिर इसको भी देखने की जरूरत होगी कि हमें अपनी जिंदगी की तरजीहात का ठीक तरीके से तयन करना है। एक रुकन जमात की जिंदगी की तरजीह, प्रायोरिटी, वो है इकामत दीन की जिद्दोजहद और अल्लाह ताला की रजा। ये तरजीह नंबर 1 है। जिंदगी के सारे मामलात फिर उसके गिर्द घूमने चाहिए,
ये नहीं है कि जिंदगी के सारे मामलात आपने तय कर लिए, बेहतरीन किस्म की आपकी जिंदगी बनने लगे, बेहतरीन किस्म की आपकी जो है वो दुनिया की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए आप कोशिशें करें, वक्त बच जाए तो जमात इस्लामी का काम करें। इसका मतलब यह है कि आपने जमात की रुकनियत को इख्तियार ही नहीं किया, सिर्फ जुबान से आपने हलफ पढ़ा है, आपके आपके दिलो दिमाग ने इसको कबूल नहीं किया। लिहाजा अपनी जिंदगी की तरजीह इकामत दीन का काम, इसलिए कि हमारा बुनियादी अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दस्तूर में लिखा हुआ है अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा इलाह नहीं का मतलब यह है कि अगर अल्लाह ताला की बादशाहत में, उसकी उलूहियत में, उसके इक़्तिदार में और उसकी उसकी शहनशाहियत में कोई भी कौम, कोई फर्द, कोई निज़ाम दखील है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने कलमे पे अमल नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे अकीदे में शामिल है कि हम उस निज़ाम को बदलें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी का निज़ाम कायम करने की कोशिश करें। उसके लिए जो ज़ाती औसाफ होने चाहिए वो पैदा करें, जो तरजीहात हैं उसको ठीक करें, जो मामलात हैं उसको दुरुस्त करें, और फिर ये देखें कि हम कितना वक्त इस तहरीक के रास्ते में दे रहे हैं। ये कोई पीटीआई नहीं है, ये कोई नून लीग नहीं है, ये कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, ये कोई जेयूआई और जेयूपी नहीं है, ये इकामत दीन की, इस्लाम की तहरीक है। इसको इस तरह से नहीं नापा जाएगा कि वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। लोग तो बातिल नजरियात के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे होते हैं, कौम परस्ती के लिए कुर्बानियां दे रहे होते हैं। आप देखें जरा कम्युनिज्म के जो इनकलाब आए हैं, सोशलिज्म के इनकलाब, चाइना में देखें लोगों ने, माओ तुंग ने लॉन्ग मार्च किया और कितने हजारों लाखों लोग कत्ल हो गए, पैर उनके गल गए, बर्फानी इलाकों का हजारों किलोमीटर का सफर उसने तय किया। लोग बातिल नजरियात के लिए इतनी कुर्बानियां देते हैं, हम हक पर खड़े होकर वक्त नहीं दे सकें, अपने आप को खपा नहीं सकें, लगा नहीं सकें, और फिर तनकीद और एहतिसाब के लिए मौजूद हों अरकान। यानी जब उम्रा अजला का इस्तिस्वाब, तो उसमें तो हम बहुत जबरदस्त तरीके से अपना रोल प्ले करें। जब आपको अपने हलकों के अंदर उम्मीदवारों का तयन करना हो तो अरकान जमात अपना इस्तेकाक रखते हो कि हाँ भाई हम अरकान जमात हैं। लेकिन पूरी जमात की जो एफर्ट्स हैं, जो पूरी जमात की को लेकर चलना है और उसकी साख को बेहतर बनाना, उसकी दावत को फरोग देना, उसके सियासी अमल को बेहतर बनाना, उसमें अगर हमारा किरदार नहीं है तो जमात इस्लामी का रुकन सिर्फ अमीर जमात मुंतखब करने के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए अरकान जमात को हम सबको, मुझ समेत, बार बार अपने तज़किये की, अपने मामूलात की, अपनी इबादत की और अपने रवैयों की, अखलाक, अपने जो हमारे लोगों से गुफ्तगू है, इन सब की इस्लाह की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने ये बातें अर्ज की हैं कि बाज़ औक़ात काम की गहमा गहमी में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमारे जहनों के अंदर भी बाज़ औक़ात वो उलझाव पैदा होते हैं, जो उलझाव दर हकीकत जमात इस्लामी की सही पोजीशन को ना समझने या भूल जाने के नतीजे में होते हैं। जमात इस्लामी इकामत दीन की तहरीक है। जमात इस्लामी एक पूरा समझ लें फैमिली है, ख़ानदान है। हम दुख दर्द में एक दूसरे के साथ हैं, और जमात इस्लामी के पेश नज़र ज़ाती कोई चीज़ नहीं है, अना कोई चीज़ नहीं है, मैं कोई चीज़ नहीं। मैं तो सिर्फ सीखा होता है, गुफ्तगू करने का एक तरीका होता है कि आप मैं नहीं बोलेंगे तो कैसे बातचीत होगी कि मैंने ये काम किया और आपने ये काम किया। वरना अगर ये मैं दिल के अंदर आ जाती है तो फिर सब कुछ तबाह हो जाता है, आमाल जो है ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए इस्लामी तहरीक में डिसिप्लिन की, आप दस्तूर जमात की पाबंदी का हलफ लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं दस्तूर जमात का पाबंद रहूंगा। दस्तूर जमात की पाबंदी का क्या मतलब है कि इस पूरे ज़ाब्ते में आकर अब आप नज़्म जमात के पाबंद हैं। तो समा व इताअत भी है, तनकीद और एहतिसाब भी है। दोनों तरीकों से जमात का निज़ाम चलता है। तनकीद और एहतिसाब की इजाज़त है, लेकिन समा व इताअत की भी पाबंदी है। एक चीज़ इख्तियार करना और दूसरी चीज़ छोड़ देना ये दुरुस्त नहीं है। और हर जगह उम्र जमात को, चाहे वो मकामात के हों, तहसील और ताल्लुक़े के हों, अजला और हलकों के हों, या फिर सूबों और मरकज़ में, सबको इसका एहतमाम करना होगा कि जमात इस्लामी में मस्बत तनकीद, उसके आदाब, उसका तरीक़ेकार, और उसके साथ साथ फिर जो समावतात का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की कोई, ये हमारी कोर टीम है। अब मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ। आप ये समझेंगे कि आज सारी जो है वो हमें नसीहतें की जा रही हैं, डांट डपट की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। ये दर्द दिल है कि आप ये सोचें कि हमारी जमात इस वक्त 46,000 के करीब अरकान जमात मौजूद, खवातीन मिला के। और मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारी बांग्लादेश की जमात इस्लामी है,
मेरी मुलाकात अभी कुछ अरसे पहले अमीर जमात बांग्लादेश से हुई, जब ये हालात तब्दील नहीं हुए थे, उससे चंद दिन पहले, और बहुत तफसील से बातचीत हुई। जो हालात वहां पर पिछले 15 साल और उससे पहले भी चलते रहे, फांसी के फंदे हैं। तो एक वक्त ऐसा भी था कि 30-40 हजार 50 हजार के करीब जमात इस्लामी के कारकुनान गिरफ्तार थे, जिसमें हमारी जमीयत तालिबात और जमात इस्लामी खवातीन भी शामिल थी, और पूरी लीडरशिप अंदर थी, लेकिन काम नहीं रुका उनका। इस वक्त जमात इस्लामी बांग्लादेश के 1 लाख के करीब अरकान हैं, और मैं अपनी बहनें भी अगर सुन रही हैं तो उसमें से तकरीबन 35 हजार खवातीन अरकान हैं। और जो अरकान जमात हैं उनमें जो यूथ है उसकी बहुत बड़ी तादाद है। वो इस्लामी जमीयत तलबा से फारिग होने वाले जो वहाँ इस्लामी छात्र शिविर है उसको छोड़ते नहीं है, उसको फौरन अपने साथ मिलाते हैं। फिर ये सिर्फ ये नहीं करते कि जमात में शामिल करते हैं, उसको पूरे खानदान की तरह उसको ऑन कर लेते हैं। उसकी जरूरियात को पूरा करना, उसकी जॉब का एहतमाम करना, उसका छोटी छोटी जो कारोबार में शरीक करना, फिर जायजा लेना, एक पूरा इस तरह से लेकर चलते हैं। तो हमारी जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और मैं ये नहीं कहता कि कोई कमी है, ये है तो आज अल्लाह का शुक्र है हम बैठे हुए हैं। हमारे बुजुर्गों का काम है, हमारे लोगों ने मेहनत की है, तो आज हम यहाँ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो इतनी आजमाइशों में, जो शहादतें पेश कर रहे हों, जो जेलों में मौजूद हों, उनका काम रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ा है। मैं मानता हूं कि वहां पर जागीरदारी नहीं है, वहां पर जुबानों का इतना मसला नहीं है, वहां पर और बहुत सारे मसलकों का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में गुंजाइश भी तो बहुत है काम करने की। या तो ये हो ना कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, फिर काम नहीं हो रहा हो तो हम पाबंद नहीं। ये तो अल्लाह ताला का निजाम है। फमान तभी मुसैत नबी से भी कहा कि तुम कोई दारोगा तो नहीं हो कि लाजमी कर दोगे, तुम्हारा काम पहुंचा देना है। तो हम अपने हिस्से का काम करें और फिर रिजल्ट ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हिस्से का काम में अगर कोताही है तो फिर हम रिजल्ट के ऊपर या किसी और को क्यों ब्लेम दें। इसलिए अरकान जमात इस्लामी को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए काम करने के बहुत सारे रास्ते, गुंजाइशें मौजूद हैं। 40 हजार की तादाद में अगर अरकान जमात मौजूद हैं तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कारकुनों को, आम कारकुनों को, कि अरकान का काम सिर्फ मुंतखब करना है, काम करना कारकुनों का काम है। ये तासुब क्यों बना है? ऐसा नहीं है कि 46 हजार में से 45 हजार या 40 हजार या 20 हजार लोग काम नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, लेकिन एक रुकने जमात को जिस तरह मर्जा खलाइक होना चाहिए, एक रुकने जमात को जिस तरह अपनी जिंदगी की तरजीहात में जमात इस्लामी को शामिल करना चाहिए, एक रुकने जमात को अपनी लेन देन मामलात और अपने अखलाक और किरदार में जिस जगह पर होना चाहिए, अगर वो उस जगह पर मौजूद है और वो वक्त का इशार करता है, रोज जो है वो निकल कर जमात का मुजस्सम जमात बना हुआ है और फिर अपने बाकी मामूलात को अंजाम देता है, तो किसी कारकुन को कोई शिकायत उस रुकने जमात से नहीं होती, बल्कि वो कारकुन उसके गिर्द जमा होता चला जाता है। इसलिए अरकान जमात, इसलिए नहीं कि वो अरकान जमात को कोई टाइटल मिल गया है, इसलिए कि वो ज्यादा जिम्मेदार बन गए। उन्होंने एक हलफ भी ले लिया है। एक तो एक मुसलमान का हलफ है जो कलमे की सूरत में होता है, फिर इस्तिकामत दीन की तहरीक का हलफ है जो हमने लिया है, तो लिहाजा इसका जायजा लेने की, और हर फर्द अपना जायजा खुद ले सकता है, बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरत। तो ये चंद इब्तदाई बातों के बाद मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो हालात मौजूद हैं इसमें हमें अब क्या काम करने हैं। जो हमें काम करने हैं वो फौरी तौर पर तो मेंबर साजी मुहिम चल रही है। ये मेंबर साजी मुहिम भी बाज़ औक़ात ये समझते हैं, चूंकि पुराने पुराने साथी होते हैं, वो कहते हैं यार हमने पहले भी तो बहुत सारी मुहिमात चलाई हुई, काजी साहब के ज़माने में ये हुआ, मियाँ साहब के ज़माने में ये हुआ, मुनव्वर साहब के ज़माने में ये हुआ, और सिराज साहब के ज़माने में ये हुआ, अब ये नए अमीर साहब आए, ये भी करके देख लें। तो ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन बात यह है कि क्या ये मेंबर साजी मुहिम फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो जब आप लोगों से रब्ता करते हैं, मुलाकात करते हैं, और अब तो ये है भी नहीं कि आप अंदाजे से बताएंगे कि हमारे यहाँ कितने मेंबर बन गए, ये हम एक दूसरे को जानते हैं कि अंदाजों की बुनियाद पर बाज़-औक़ात जो है वो तादाद डबल भी हो जाती है। लेकिन अब तो हर चीज़ फोकस में आ रही है। तकरीबन ये 11 लाख हैं तो 11 लाख हैं, इसको 20 लाख तो कोई नहीं कह सकता, इसको 25 भी कोई नहीं कह सकता। तो ये 11 लाख लोग वो हैं जिन्होंने जमात इस्लामी को इख्तियार इस तरह से किया कि आपने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, नाम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, अपना जो भी पता होता है डिस्ट्रिक्ट है वो लिखा, और ये कहा कि मैं जमात इस्लामी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। हमारा तजर्बा ये कि जहां जहां रब्ता हुआ, जिससे बात की मैंने और हमारी टीम ने, तो उसने ये कहा कि हमें इनकार लोग नहीं कर रहे,
ये कितनी बड़ी बात है कि माशरे में आपकी ये कबूलियत है, वरना एक जमाना रहा है ना कि लोग मुस्तरद कर देते थे, बुरा भला कहते थे, तनकीद करते थे और बहस करने पर तैयार हो जाते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी के लिए अगर ये रास्ता मौजूद है कि लोग इनकार नहीं करते और एक कदम आगे बढ़कर मेंबर बन रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दावत का तैयार हो रहा है। और इसकी अहमियत ये है कि जो लोग भी इस फोल्ड में आ रहे हैं, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अभी गुजरात में जलसा हुआ, मैं अमूमन जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं देता हूं और आइंदा भी मत कीजिएगा मुझसे। तब ये तवक्को कि मैं अजला के इज्तिमा के लिए जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके दूँ, खुद ही आप बनाएं कि जब मैं आऊंगा तो मैं गुफ्तगू करूँ। लेकिन उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि रोबो कॉल जो होती है, जो टेलीफोनिक कॉल जाती है, आप उसके लिए वो जो मेंबर्स हमने बनाए हैं उन मेंबर्स को वो कॉल चली जाएगी कि आप मेंबर बने, शुक्रिया, और अब मैं आ रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया, 25-30 सेकंड का मैसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मेंबर्स भी गुजरात जिले ने बनाए उन सब तक ये रोबो कॉल एक मरतबा फिर चली गई और आपसे राब्ते का एक जरिया बन गया। वो दावत जो शायद आपसे मिस हो जाती उस तक पहुंच गई। अब ये हर जगह पर आप इस काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितना बड़ा नेटवर्क है कि वो फर्द कि जो मुतय्यन तौर पर जिसने अपने आप को कह दिया कि मैं जमात इस्लामी का मेंबर बन रहा हूं, हो सकता है कि वो वोटर ना बना हो, भी हो सकता है आपका सपोर्टर पूरी तरह से ना हो, लेकिन उसने आपका लिहाज किया हो। तो ये लिहाज भी अगर मौजूद है सोसाइटी में और एक कदम वो आगे बढ़ गया है, तो ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे बढ़कर कोई दावत हो सकती है। बात साथी हमसे कहते हैं ना कि हमें तबलीगी कैंप लगाने चाहिए, हमें जो है वो दावती कैंप लगाने चाहिए, हमें दावत इल्लाह का काम करना चाहिए। तो दावत इल्लाह का काम है, तो आपको इसका ये प्लेटफॉर्म मिल गया। क्यों हम इसको महदूद करें? 46,000 अरकान है। रोजाना की बुनियाद पर अगर आप निकलते हैं, आज आप निकलेंगे यहां से, कोई वापस नहीं जाएगा इल्ला ये कि कोई शरई उज़्र हो। और आपके नज़म का ये काम है, जहां जहां आप बैठे हुए हैं, कि अब आपके लिए ये तय हो कि आपको फला मोहल्ले में निकलना है, फला घरों गलियों में जाना है, गाँव देहात में है तो भी और शहरों में है तो भी, फला बाजार में जाकर विजिट करना है। और आज जो है वो इतने घंटे हमें लोगों के पास पहुंचकर मेंबरशिप करनी है। जहां क्यूआर कोड काम कर दे, काम कर दे, वरना फॉर्म मौजूद है तो फॉर्म, नहीं भी है तो नोट कर ले, बाद में उसको डाल दे, कॉल उसको चली जाएगी, वो मेंबर वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस काम को आज से शुरू करना है। पहले भी किया है तभी इतने बने हैं, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है उसके मुताबिक उतना जो है वो हमारी अप्रोच नहीं है। इस अप्रोच को बढ़ाना है। अगर ये 40,000 अरकान एक दिन में 10 लोगों से राब्ता, यानी 20 लोगों से राब्ता करेंगे, तो 15, 20, 15, 16, 17 तो लाजमी बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं 50% भी बनते हैं, 10 मेंबर भी आप रोज बनाते हैं, तो 4,60,000 मेंबर आप रोज बनाएंगे। और आप सोचें कि ये आगे 31 अक्टूबर तक आप ये तादाद 50 लाख से ऊपर ले जाएंगे। ऐसा ही है। तो जब ये इतना है और मैं और आप ये काम ना करें, तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये मसला ये तो नहीं है क्या नज़म आपसे पूछे। बात ये है कि एक चीज नज़्म जमात ने तय की है, मुफीद भी है, रिस्पॉन्स भी है, आगे के जो मराहल है उसके अंदर हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। जदीद दौर के मुताबिक हमारी इनसे कम्युनिकेशन के जराए भी मौजूद हैं। सिर्फ ये नहीं है कि दफ्तरों में पड़े रहेगी मेंबरशिप। जब ये सब मौजूद है और हम ये काम नहीं करेंगे, तो क्या हमारी अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं होगी? तो लिहाजा इसको इस स्पिरिट के साथ निकले और काम करें। मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे अरकान जमात चौमुखी लड़ाई लड़ते हैं, उनके घर के मसले हैं, उनके माश के मसले हैं। हमारे यहाँ बिलुमूम लोग गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत मुतमव्विल पैसे वाले लोग तो बहुत कम है, और अगर है भी तो उनके अपने मसरूफियात हैं। लेकिन ये दीन का काम कब पेट भरों ने किया है, आप मुझे बताएं। ये दीन का काम तो किया ही उन लोगों ने हमेशा से। और बड़े इनकलाब हमेशा वो लोग लाते हैं जो मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर ये उज़्र बन जाए तो दुनिया में कोई तब्दीली वाक़ ना हो। इसलिए जिंदगी की तरजीह बनाएंगे, अल्लाह आपके काम करेगा इंशाल्लाह। हम तो बचपन से अपनी जब भी जमीयत से जब से वाबस्ता हुए आज तक देखते चले आ रहे हैं, जिसने जमात इस्लामी को शऊरी तौर पर, सिर्फ जज्बाती और वक्ती और हंगामी तौर पर नहीं, बल्कि शऊरी तौर पर इख्तियार किया और वक्त लगाया और सलाहियतें खपाई, अल्लाह ताला उसके रास्ते हमवार करता है। दुनियावी एतबार से बरकत उसकी तरफ से नाजिल होती है, जो आपको पता भी नहीं चलता आपके कौन कौन से काम होते हैं। और फिर यह भी समझना चाहिए, हम जमात इस्लामी में उस आखिरत की फिक्र के साथ आए हैं जिसमें दुनिया दारुल जजा नहीं है। सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। मौलाना मौदूदी जब जमात बना रहे थे ना, जो खतो किताबत मैंने देखी है,
उन्होंने कहा कि जो काम मैं करने जा रहा हूं हमारी नस्ल उसका फायदा शायद नहीं देख सकेगी, हो सकता है हमारी बाद वाली नस्ल भी नहीं देख सकेगी, हो सकता है 3-4 नस्लें लग जाएं तब जाकर हमारी ये स्कीम पर अमल दरामद होगा। तो आज जो जमात इस्लामी बागो बहार की सूरत में है, लेकिन हम बांग्लादेश है, इंडिया है, मकबूजा कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, फिर हमारी तहरीक जो फिक्र है जो अरब और अजम में अल्हम्दुलिल्लाह सरायत कर गई है, ये वो फिक्र है जो मौलाना मौदूदी के विजन के मुताबिक है। इतना सब्र था उनमें, वरना बंदा चाहता है कि मेरी मौजूदगी में सब कुछ हो जाए। ये सब्र था कि रास्ता दुरुस्त होगा, हर मुमकिन कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ होता चला जाएगा। इसलिए इस सोच के साथ जमात में काम, जो हमारे हिस्से का काम है वो करें। मुश्किलात अपनी जगह है, लेकिन रोज निकले, वक्त का इशार करें और इस काम को अंजाम दें। 31 अक्टूबर तक अगर रोज आपने चंद घंटे लगा दिए, 10-10, 20-20, 25-25 मेंबरशिप कर ली, तो आप सोच सकते हैं कि आप जमात के लिए, दीन के लिए कितना बड़ा मुफीद काम करेंगे। तो इसलिए पहले हमने ये रखा था कि एक मजमूई पब्लिसिटी हो, वो हुई है, मजीद भी करें, इसी तरह से जो कमी रह गई है वो पूरी करें। फिर उसके बाद हमने ये रखा कि उसमें हम कैंप्स लगाएं और कैंपों पे लोग जमा हो, उसका भी इंप्रेशन हुआ, वो हो गया। अब हम कैंप्स आप लगाते हैं तो लगाएं, लेकिन अब आप ये नहीं होगा, आप किसी भी हल्के में हैं, अपने छोटे से मकामी हल्के में, उस हल्के में लोगों को बुलाएं, 10 आए, 20 आए, 25 आए, एक आए तो एक रुकने जमात भी गली में निकल जाए। ये काम जमात इस्लामी का दीवानावार हमारे बुजुर्गों ने किया था तो हम तक पहुंचा है। आज हम बैठकर इतने आराम से बात कर रहे हैं। याद नहीं है वो सारे, आज भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके पास किताबें किताबचे होते हैं और वो लोगों को तकसीम कर रहे होते हैं, पुरानी आदत उनको है। तो इस तरह से जो है वो अगर हम जाएंगे, काम करेंगे, फिर अपने अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी लिस्ट बनाएं, एक एक आदमी को फोन करें, उसको बताएं कि भाई आप हमारी जमात के इस पूरे काम में शरीक हो। तो ये मेंबरशिप कैंपेन हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए, ये अगले 31 अक्टूबर तक। हम उसके बाद भी इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर हमारी और बहुत सारी चीजें, हमें कमेटियों का क्याम अमल में लाना है। अपने दिल को जरा बड़ा वसी करें और ये जो लोग शामिल होते चले जाएंगे उनको काम दें। कोई किसान कमेटी, कोई मजदूर कमेटी, कोई जो है मोहल्ला कमेटी, कोई पब्लिक एड कमेटी, कोई लीगल एड कमेटी, जहां जिस तरह की नौयत हो वहां पर लोगों को शामिल करें, कार्ड फराम करें, उन्हें कार्ड दे दें और साथ लेकर चलें। साथ चलेंगे तो फिर उसके बाद उनकी तरबियत भी होगी, वो समझ भी सकेंगे। पहले मरहले पे तो आप उसको सब कुछ नहीं सिखा सकते, तो लिहाजा ये हिकमत है दावत की। और आपको अपने साथ एक बड़ी इज्तिमाइयत चाहिए। आने वाले अहदाफ में आपको सियासी तौर पर जो चीजें हासिल करनी है उसमें आपका प्लेटफॉर्म वसी होना चाहिए। तो कमेटियों का क्याम होगा, उसकी तफसीलात हम आपको देंगे, लेकिन सरे दस्त अभी आपको पहली तरजीह मेंबरशिप पे करनी है। जो सियासी सूरत हाल है, उस सियासी सूरत हाल में जरूर हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, दो टोक है, और वो ये है, समझ लें इसको अच्छी तरह से। मुझे अपने अरकान जमात की तरफ से खास हो, कारकुन बात करते हैं, हम समझा देंगे। अगर हमारे 46,000 अरकान मुतमईन है तो इंशाल्लाह सारे कारकुन भी मुतमईन होंगे, अवाम भी मुतमईन होंगे। हमने अपनी पॉलिसी हिकमत अमली के एतबार से ये बनाई है कि हम जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से इस वक्त सियासी काम करेगी, चाहे वो अवाम के हुकूक की तहरीक हो, चाहे वो किसी चीज पर अपना मौक़िफ़ पेश करना हो, चाहे कोई तहरीक लेकर चलना हो। लेकिन जमात इस्लामी को छुई मुई का पौधा ना बनाए। हम नून लीग से भी मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, पीटीआई से भी मिलेंगे, जेयूआई से भी मिलेंगे, मिली यकजहती काउंसिल में भी जाएंगे और एएनपी से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे मिल लिए तो अगर उसकी जो मुखालिफ जमात है, मसलन अगर नून से मिले और पीटीआई वालों ने जरा सोशल मीडिया में आपके खिलाफ 4 पोस्टें लगाई तो आप भी परेशान हो गए। पीटीआई से मिले और नून वालों ने पोस्टें लगाई तो आप परेशान हो गए। भाई आप क्यों परेशान होते हैं? आप अपनी क़यादत को क्या समझते हैं? हम इतने नन्हे हैं कि हम इनके पास जाएंगे और बस इनकी लच्छेदार बातों में आ जाएंगे और फिर उसके बाद जमात इस्लामी अपनी बात छोड़ देगी। जो वक्त की जरूरत है हम सबसे मिलेंगे जरूरत के एतबार से और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। जाहिर है 100% नताइज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, हम आइसोलेशन में भी नहीं जा सकते। अलबत्ता हमारी ये पॉलिसी है कि हम इंतखाबी अलायंस नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई सियासी एतबार से जिद्दोजहद भी है तो अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे, वो हम जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से करेंगे। इसी तरह से ये हो सकता है कि किसी खास पॉइंट के ऊपर कोई एक मुश्तरक सेमिनार हो जाए, जलसा जुलूस हो जाए, उसमें भी आप परेशान मत हो।
कि भाई इससे के नतीजे में सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं होता, आपको अपनी जगह पे कायम रहना पड़ता है, अपनी बात कर। हम एपीसी में गए गजा की, ये एपीसी के तो इनिशिएटर हम थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू में लोगों ने कहा ये इनसे मिलने लग गए, उनसे मिल, चंद लोगों ने कहा लेकिन कहा। लेकिन जब मजमूई तौर पर पूरी चीज सामने आई तो अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी को इज्जत दी ना। और हमने क्योंकि लिल्लाह फिल्लाह इस काम को किया, हमारे पेश नजर ये था कि इस फलस्तीन के मसले पर एक इत्तेफाक राय होना चाहिए, उसको जमात इस्लामी को इनिशिएट करना चाहिए। हमने खुले दिल के साथ हुकूमत से कहा कि आप ऐलान कर दें, तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मामला आपसे लड़ाई अपनी जगह, वो लड़ते रहेंगे। इसी तरह से हम पीटीआई वालों के पास भी गए, सबके पास गए। जिसके पास नहीं जा सके उनसे फोन पे बात की, या कोई मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वक्त थोड़ा था, वो अलग बात है, लेकिन सबसे रब्ता किया। अब बात यह है कि वहां पहुंचकर हमने, वो सदर साहब मौजूद थे जो फॉर्म 47 की नतीजे में बने हैं, और वो वजीर आजम साहब मौजूद थे कि जो फॉर्म 47 के नतीजे में बने, लेकिन थे तो वही, तो उन्हीं को मुखातिब करना पड़ता है। तो ये भी आपके अंदर हौसला होना चाहिए। आप, बार बार हम मिसालें मीडिया में भी देते हैं कि भाई हाईजैकर जहाज को हाईजैक कर लेता है, बात तो उसी से होती है, तो आप तस्लीम थोड़ी करते हैं। तो एक बात भी मान लें आप, इस ये छोटे दायरे में भी इस बात को मानेंगे। घर में कोई आदमी आपका कब्जा कर ले, अगर किसी वजह से आपको पीछे हटना भी पड़ जाए, तो आप उसको तस्लीम तो नहीं करते ना कि उसने जायज काम किया है। उसकी कानूनी पोजीशन को तो आप गलत ही समझते हैं ना, चाहे उससे निगोशिएट करते हो कि यार अभी जरा से पीछे हटो, एक घर कमरा तो दे दो मुझे। इसी तरह से इसराइल का मामला है, ये जो दो रियासती हल की बात करते थे, हमने वहां पर भी करेक्शन की, और ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। आप इसको मामूली बात ना समझें, दुनिया में डिप्लोमेसी के मैदान में जो गुफ्तगू हो रही हो, वो तकरीबन कंसेंसस लोगों ने बना लिया हो जहनी तौर पर, कुछ ने जानबूझ के और कुछ ने बगैर समझे, सोचे समझे, इसलिए कि चला आ रहा है। उसकी हमने निशानदेही की, उस पर लोगों को समझाया कि किसी 1967, प्री 1967 वाली पोजीशन का मतलब यह है कि इसके नतीजे में आप इसराइल की रियासत को तस्लीम करते हैं। तो लोगों ने कहा भाई ये चीज तो अक़वाम मुत्तहिदा में पास हो चुकी है। तो भाई इसराइल भी तो तस्लीम किया जा चुका है अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, वो भी तो एक मुल्क है। तो क्या आपने उसको माना? नहीं माना। फिर बेशुमार मुआहदे होते हैं दुनिया में। ऐलान ताशकंद है जो 70 की दहाई में हुआ, जब हमारी फौज गिरफ्तार थी, बहुत बड़ी तादाद में सरेंडर किया था हमारे फौज के जनरलों ने। और इसी तरह से जो है हमारे सिविलियंस गिरफ्तार थे, तकरीबन ये मोर देन 90,000 लोग थे, जिसमें 37,000 खालिसतन फौजी थे। और उस वक्त हमारी हुकूमत ने इंडिया की हुकूमत से बातचीत की और एक ऐसा मुआहदा किया जो हमारे उस तरह से फेवर में नहीं जाता था, सिवाय इसके कि हमें उस वक्त रास्ता निकालना था। और आज भी इंडिया उस मुआहदे का हवाला देता है, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं देता। पाकिस्तान तो 1948 की करारदाद का हवाला देता है। तो इसका मतलब यह है कि डिप्लोमेसी में आपको अपनी तरजीहात के मुताबिक गुफ्तगू करनी होती है, बजाय इसके कि आप वो गुफ्तगू करने लगे कि बड़े अच्छे बच्चे हैं, चूंकि 1967 में ये हुआ तो हमें दो रियासती हल की बात करनी। ये बात हमने समझाई, बड़ी तादाद में लोगों की समझ में आ गई। और फिर एलामिया में से हमने वाजे कर दिया था कि अगर आपने नहीं निकाला तो हम इसमें अपना जो है वो इख्तलाफी नोट लिखवाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बात हुकूमत ने तस्लीम की, और जाहिर फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट भी वहां मौजूद था, बाकी सब लोग भी मौजूद थे, और ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और हमने गजा के इस मसले को कौमी मसला बना दिया। ये जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी समझ लें कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आगे तशरीफ। तो अर्ज ये है कि जमात इस्लामी जो भी अपनी पॉलिसी को लेकर चल रही है, उस जमात इस्लामी को जाहिर है कि उसके नज्म के ऊपर पूरा मुकम्मल एतमाद अरकान जमात को होना चाहिए। कोई बात करनी है, कोई तनकीद करनी है, एहतसाब करना है, उसके रास्ते मौजूद है, उसके प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। सोशल मीडिया पे आप हर चीज बयान नहीं करेंगे। आप खुतूत लिख सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जमात इस्लामी में क़यादत के साथ जो एक्सेस है दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन ये भी समझ लें कि ये क़यादत हर वक्त यही काम नहीं कर सकती, उसको बहुत सारे काम और भी करने होते हैं। इसलिए इस समझ के साथ हमें इस काम को अंजाम देना चाहिए। गजा के मामले पर हम इन चीजों को लेकर चलते रहेंगे, और जितना इत्तफाक राय हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा, मैंने बता दिया, सियासी प्लेटफॉर्म जमात इस्लामी है। इश्तराक अमल किसी भी पार्टी के साथ किसी जुज़वी चीज पर हो सकता है, आना जाना, मिलना जुलना, कोई परेशानी की बात नहीं है। मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए आप सबसे बात कर सकते हैं।
और ये तयन करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि कब क्या बात करनी है। अलबत्ता एक बात जरूर पेश नजर रहे, हम किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसका काम का जो इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो पश्तून मूवमेंट हो, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी के जेर असर कोई बलोच कौम परस्तों की तहरीक। ये बात वाजे कर लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी होगा हम उससे इश्तराक अमल नहीं कर सकते। बातचीत तो राह चलते हुए हो जाती है, और जो उसमें शरीक होगा हमारी पॉलिसी के खिलाफ हो और उस पर जमात इस्लामी कार्रवाई करेगी। इसलिए कि कोई भी हो, जमात इस्लामी के डिसिप्लिन को जो तोड़ेगा कार्रवाई की जाएगी। डिसिप्लिन नहीं तो फिर जमात क्या है? छोटी छोटी बातों में तो हम वैसे ही नजरअंदाज करते हैं। किसी की कमजोरी है, किसी की जो है वो गैर फालियत है, कोई और अपनी मसरूफियत में लग गया, किसी ने कोई छोटी मोटी बात कर दी, हम नजरअंदाज करते हैं, और करना चाहिए। लेकिन बराह रास्त जो जमात इस्लामी की वाजे लाइन पॉलिसी दस्तूर के खिलाफ कोई चीज है, उस पर जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कोई उसकी हिमायत के लिए मेरे सामने ना आए। मैं आपको साफ बात करना, कोई भी हो, अमीर जमात भी ये करेगा तो उसको भी, उसके खिलाफ भी इंपीचमेंट होनी चाहिए। तय्यम जमात करेगा वो भी, तो कोई बड़ा नहीं है, बड़ी जात अल्लाह की है और जमात का निजाम है जो हम लेकर चल रहे हैं। इसलिए ये वाजे कर लें सब लोग, जिसको काम करना है जमात में डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। अरकान जमात से तो मैं वाजे करना चाहता हूं, कोई किसी के हक में समझे इसको या किसी के खिलाफ समझे, कोई इतना बड़ा फन्ने खान नहीं। हम है क्या? हम बोलना नहीं जानते थे, सुनना नहीं चाहते थे, जमात इस्लामी ने हमें ग्रूम किया। सैकड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उनके वक्त की, जो हम पर लगी है। लाखों करोड़ों रुपए सर्फ हुए होंगे तो लोग लीडरशिप में आते हैं। जमात इस्लामी की पॉलिसी के नतीजे में कोई एमपीए बन जाता है, कोई काउंसलर बन जाता है, कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई सेनेटर बन जाता है, कोई एमएनए बन जाता है। उसको तकरीर भी सिखाई जमात इस्लामी, उसको गुफ्तगू करना सिखाया जमात इस्लामी ने, और वो समझे कि जमात इस्लामी को मुझसे मशवरा करना चाहिए, जमात इस्लामी को मेरी बात माननी चाहिए, वरना मैं आजाद हूं। तो नहीं, कोई भी इस तरह से आजाद नहीं। उसको डिसिप्लिन का पाबंद होकर कारकुन के तौर, बल्कि जिसमें ज्यादा परेशानी है ना, तो उसको 1 साल तक अपने हल्के में काम करना चाहिए, तज़किया नफ्स होना चाहिए उसका। उसको पता होना चाहिए कि जमात इस्लामी की बुनियादी काम होता क्या है, कारकुन किस तरह ख्वार होकर काम करते हैं, किस तरह रगड़ा खाते हैं। हर वक्त लीडरी नहीं चलती है। तो ये काम मैं तो अब सब लोगों से, आप लोगों से कहता हूं कि जब आपकी जिम्मेदारियां लगती हैं तो आप ये मत समझा करें कि बस अब आपका काम सिर्फ जिम्मेदारियों वाला काम ही करना है। कभी जरा देखें आम कारकुन किस तरह काम कर रहा होता है, आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है, जिसको अल्लाह ने नवाज भी दिया, जिसको अल्लाह ताला ने वसाइल भी दे दिए, वो भी कभी कभी निकल जाया करे उन गरीबों की बस्तियों में और देखा करे कि लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि आप क्या, किस तरह से जो है वो जिंदगी होती है इंसानों की, और इन लोगों में हमें काम करना है। तो इसलिए ये मैंने ये बात भी वाजे करना बहुत जरूरी समझा है। ये अरकान जमात से मैं मुखातिब हूँ, और अब मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग पूरी यकसुई के साथ, पूरे एतमाद के साथ, हम वसीउल कल्बी के साथ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अपने साथियों को भी और आम लोगों को भी। लेकिन बहरहाल कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सबको अपनी अपनी लिमिट का पता होना चाहिए। गलतियां कहाँ नहीं होती, नज़म क्या गलतियों से मुबर्रा है? क्या जमातों में जब हम खुद नज़म की पोजीशन पे आते हैं तो क्या गलतियां नहीं करते? सब करते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये भी हमारा कॉमन सेंस होता है कि कितनी चीजें काबिल बर्दाश्त हैं और कितनी नहीं। फिर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब जो आने वाले दिन है जिसमें हम कमेटियों का क्याम और साथ साथ ये सियासी तहरीक हमारी चलती रहेगी। रेफरेंडम की तरफ भी अब हम देखते हैं, उसकी नई डेट्स बताएंगे कि इस वक्त अगर इसकी जरूरत है, वरना अगर हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम सामने आए कि जिसमें ऐसा लगे कि उन्होंने कोई रिलीफ देना शुरू किया है, तो हम उसको थोड़ा मौखर भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसको प्रेशर को बरकरार रखेंगे। ये हमारा काम है कि हम पूरी तरीके से जो है इस पूरी हमारी जो तहरीक है, इसका पूरा जो समर है वो जमात इस्लामी की पूरी सियासी मूवमेंट को मिलना चाहिए। लंबा काम है, अभी कोई इंतखाब भी नहीं हो रहा, लेकिन मुसलसल मुस्तकिल लगे रहेंगे, करते रहेंगे। देखें, जब हमने लीडरशिप का प्रोग्राम किया अभी पिछले अरसे में, तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं था, और मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि किस इश्यूज के ऊपर जब आप मुसलसल काम करते हैं, कारकुन को ही करना पड़ता है, अरकान को ही करना पड़ता है, आम लोग नहीं शरीक होते, और ये करते करते आपको फायदा ये होता है कि आपके बारे में ये इंप्रेशन बन जाता है कि आप इस इशू को लेकर चल रहे हैं। ये पहला बैरियर होता है जो टूट जाता है आपके और आवाम के दरमियान, और लोग एफिलिएट करते हैं उस इशू के साथ जो उनका अपना मसला होता है, और जमात उसकी तर्जुमान बन जाती है।
कोई परेशानी नहीं है आपको कि आम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उस वक्त नहीं होना चाहिए। और ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि लोग तो आते नहीं है लिहाजा काम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि फिर तो अल्लाह ने आपको ये मकाम दे दिया। इस वक्त बिजली का क्राइसिस अगर पूरे पाकिस्तान का क्राइसिस था बिलों का, तो उस पर जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी के तौर पर सबसे बड़ी, बल्कि एक ही पार्टी है जो इससे शिनाख्त है। अगर जो आपकी मुखालफत भी कर रहा है तो उसको भी परेशानी हो रही है, इसलिए कि आप इसके कस्टोडियन बन गए। तो ये बहुत बड़ी आपकी सियासी कामयाबी। अभी इंतखाब नहीं है, इंतखाब होगा तो देखेंगे। और यही वो बात है जो लोगों को समझानी है कि इंतखाब नहीं है फिर भी हम आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं, इसी से इंतखाबी अमल भी ठीक हो जाता है। और अगर आप सिर्फ इंतखाब, उसका कैंडिडेट, उसकी आनिया जानिया, उसकी नमूद नुमाइश इसी काम पे लगे रहे तो जमात इस्लामी ग्रो नहीं करेगी। बंदा गिरोह कर भी जाएगा तो फिर बंदा इधर चला जाएगा तो जमात इस्लामी उधर चली जाएगी, उधर चला जाएगा तो जमात इस्लामी उधर चली जाएगी। हम अपने बंदों, अल्लाह के बंदे हैं तो सारे उन पर एतमाद भी करते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो सबको नुमाया करेंगे। इस वक्त तो जमात इस्लामी को आगे बढ़ाइए। जो भी आदमी है अवामी नोयत का, वो जमात इस्लामी की कमेटियों को आगे लेकर चले, जमात इस्लामी की इस तहरीक को लीड करे, मेहनत करे, तो आप खुद ब खुद फायदा हो जाएगा बाद में। इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पंजाब में खास तौर पर जो शुरू हुआ था प्रोसेस, उसमें हमने अपनी नॉमिनेशंस की हुई हैं, नहीं की हैं तो वो कर दी जाए, इसलिए कि किसी वक्त भी अगर ये सिलसिला हुआ तो फिर एकदम से मसला होगा। कौमी और सूबाई की नॉमिनेशन कोई नहीं है इस वक्त हमारी। फिर वाजे कर रहा हूं, हमारी कोई कौमी और कोई सूबाई सीट का कोई कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, एक भी नहीं है। कोई ना समझे अपने आप को, और ना ये जमात का नज्म ये काम करे। अगर वो करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी पॉलिसी के खिलाफ काम करेगा। एक भी नहीं। अलबत्ता बल्दियाती कैंडिडेट्स, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात अब सामने आने वाले हैं, उसका तयन करना आप शुरू कर दें। और इसका फायदा ये होगा कि ग्रास रूट लेवल पर आपको प्लेटफॉर्म पर जो है वो लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इस काम को लेकर आगे चलें, मेहनत करें। यह हद्दो अवाम को तहरीक दर हकीकत हमारी एक पॉलिटिकल कैंपेन है। इसके ज़रिए से हम आवाम से रब्ता करेंगे, अपनी दावत में को फ़रोग देंगे, अपने प्लेटफॉर्म को वसी करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी तो आपसे फिर मुखातिब होंगे, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और इसमें जो तजावीज़ भी आपके पास हैं वो आप दें, और उसका तरीक़ेकार जो है वो पूरी तरह से मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब जो आने वाले दिन हैं इसमें आप लोग भरपूर तरीके से इसको फोकस करेंगे, और आप भरपूर तरीके से जो है वो अपनी मेंबर साथी करेंगे। फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं कि रोज निकलें। आप 2 घंटे अगर लगाकर मोहल्ले मोहल्ले बस्ती बस्ती जाते हैं तो एक एक आदमी इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 10-10, 20-20, 25-25 मेंबर बना देगा कम अज कम। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगरचे के बड़ी तादाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनका तकरीबन 30% रोल है, जो कि उनकी मजमूई कारकुनान की तादाद के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन जितनी गुंजाइश मौजूद है इस वक्त उसके लिहाज से कम है। तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ की तारीफ की जाएगी। मैं अपनी बहनों से, खवातीन के नज़म से इससे ज़्यादा काम की तवक्को रखता हूँ, और इसमें एक दूसरे को सपोर्ट भी करें। कहीं पर लगता है आपको कि भाई मर्दाना नज़म नहीं काम कर रहा तो निशानदेही करें, शिकवे शिकायत के बजाय निशानदेही करें। मर्दाना नज़म भी खवातीन को सपोर्ट फराम करें कि वो अपनी इस मुहिम को तेज लेकर चलें और आगे के मराइल को भी लेकर चल सकें। तो मुहिम चलाइए, भरपूर तरीके से चलाइए, अपनी तमाम सरगर्मियों को इस तरह डिज़ाइन करें। आखिरी बात यह है कि ये जो तसव्वुर होता है ना कि अगर एक मेंबरशिप मुहिम चल रही है तो दावत का काम नहीं हो रहा, तंजीम का काम नहीं हो रहा, आए हम तंजीम की तरफ लौट जाते हैं, आए हम दावत की तरफ लौट जाते हैं, आए हमसे। ये आपके अंदर अब सलाहियत पैदा हो जानी चाहिए कि चौमुखी लड़ाई लड़नी है, बैक वक्त कई काम करने की सलाहियत पैदा कीजिए, और किसी भी मुहिम से अपनी तंजीम को मजबूत बनाइए, बजाय इसके कि खौफ खा के पीछे हट जाइए। जब आप तंजीम को समझते हैं कि अलग है, तरबियत अलग है और दावत अलग है, तो इसका मतलब यह है कि आप ये समझ रहे होते हैं कि आप ये सलाहियत नहीं रखते कि इन सब चीज़ों को साथ लेकर चल सकें। तो वो सलाहियत पैदा कीजिए अपने अंदर, मिलजुल कर सोचें कि ये मेंबरशिप मुहिम है तो हमारी तंजीम को मजबूत कर रही है ना। तरबियत और किसको कहते हैं? अगर रोज लोग निकल कर जाते हैं मैदान में और काम करते हैं तो इससे अच्छी तरबियत कोई हो सकती है? फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें, दुआ करके निकलें, नमाज पढ़ें, नफिल पढ़ें, अल्लाह से बढ़कर, इससे बढ़कर तरबियत कोई हो सकती है? तो ये सारे काम भी आपको साथ साथ करने हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तवज्जो का। और मेरा ख्याल है कि इज्तिमा अरकान खत्म नहीं हुआ, इज्तिमा अरकान की नशिस्त दुआ के साथ ख़त्म कीजिए। जो भी हिदायत हैं मकामी, जो भी तहसील, ताल्लुक़े, जोन, मकाम और ज़िले के लोग मौजूद हैं इस वक्त, वो हिदायत जारी करें
कि भाई अब किस तरह से कौन सी गली कौन से मोहल्ले में इन वफूद को निकलना है। अरकान जमात को लीड करना चाहिए, कारकुनान आपके साथ खुद ब खुद चलेंगे, कारकुनों को भी हमने बुला लिया है इस वक्त। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक जानदार मेंबरशिप मुहिम होगी और हम अपना जो पहला हदफ 50 लाख का है, अल्लाह ने चाहा तो हम पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए पूरे पित्तेमारी के साथ ये अगले 19 दिन आपको लगाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत के साथ दीन पर कायम रखे और भरपूर तरीके से इस काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।